क्रीड़ा भारती के कुछ गणमान्य माननीय व्यक्तियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा जो इनका स्वागत करेंगे, इनका अभिवादन करेंगे। विशाल मित्तल जी जो अध्यक्ष हैं मेरठ प्रांत के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अशोक जी को एक शॉल क्रीड़ा भारती, TYCC और जो भी यहाँ पर बच्चे और सदस्य हैं उनकी तरफ से अलग अलग प्रांत के। मैं शुरू से कबड्डी और बैडमिंटन खेलता था। अच्छा, मैंने IIT को भी रिप्रेजेंट किया। जी। फिर जो है जब सिविल सर्विसेज में आया जी। तो मैं जो लबसना मसूरी में ट्रेनिंग होता है, मैं वहाँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गया। तो फिर ऑब्वियसली फिर मेरे सारे बैच के स्पोर्ट्स के बारे में, इसी तरह से IPS में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गया, फिर उत्तराखंड पुलिस में हो गया। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मेरा स्पोर्ट्स प्रोफाइल बढ़ता है। मैरिज के बाद ये आई तो मैं राइडिंग भी करता था, टेनिस भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था। उन्होंने कहा मुझे ये सब करना है, अरे वाह, वाटर स्पोर्ट्स भी करना है। तो ये राइडिंग से लेके ये संगम तक हम लोग हमारे मतलब चार्ज होते थे, संगम तक के राइडिंग करते थे 3-3 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, तो वो जो है इनको भी शुरू से फिर इनका भी प्रोफाइल बढ़ गया हाँ। कि अब ये उत्तराखंड बैडमिंटन को संभाल रही है और IO की जॉइंट सेक्रेटरी है। हाँ। तो मैंने भी उत्तराखंड बैडमिंटन 12 साल तक देखी, हाँ। वाइस प्रेसिडेंट, और 4 साल BI का वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा फिर उत्तराखंड पुलिस के स्पोर्ट्स को हमने बहुत बढ़ाया, बहुत सारे बच्चों की भर्तियाँ की। जी। फिर मैं जब सेंटर में गया BSF में डेपुटेशन पे, तो वो पॉलिसी कुछ दिन डिसकंटिन्यू हो गई, तो बड़ा बच्चों को लॉस हुआ। दोबारा हमने फिर लागू करवाई, जो हमने बहुत मेहनत किया और CM साहब के उससे फाइनली वो पॉलिसी तो बन गई। क्योंकि बच्चों को जब तक ये सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक स्पोर्ट्स को हम आगे नहीं ले जा सकते। तो कहने की बात है कि हम दोनों, हमारी बेटी भी इंटरनेशनल बैडमिंटन खेली जी, और बेटा भी IIT में टेनिस कैप्टन रहा था। फैमिली की ट्रेडिशन हो जाती है, हाँ। बिकॉज वी फील कि भाई स्पोर्ट्स है तो लाइफ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जो हम कल भी एक बात कर रहे थे अपने एक सेशन में कि पहले कहा जाता था कि खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ये थोड़ा उल्टा हो गया, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जनाब। ये भी हो गया है ना, बनोगे जनाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, ये बात भी सही है। बड़े नवाब। तो हमें तो बड़े नवाब ही बनना है। खेलोगे कूदोगे बनोगे बड़े नवाब। एग्जैक्टली। देखिए, पुलिस की ट्रेनिंग हो या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, सिंस आप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रहे हैं और पुलिस से आपने शुरुआत की, तो आप बताएं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज आपको लगती है, बिकॉज दोनों ही बहुत मुश्किल होती है मुझे लगता है। देखो, सिमिलैरिटी तो सबसे पहले हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की है। ये दोनों चीज़ें पुलिस ट्रेनिंग में भी और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी मैंडेटरी है। सुबह 5 बजे उठना है, ड्रिल पे जाना है। हमारे 3 पीरियड आउटडोर के होते थे, तो ऐसे स्पोर्ट्समैन का भी 5 बजे से पहले फर्स्ट सेशन 5 बजे से हो जाता है, 2.5 से 3 घंटे। इसी तरह से हमारी तो पुलिस ट्रेनिंग में दिन में क्लासेस भी होती हैं, शाम को फिर से 3 घंटे का स्पोर्ट्स, 2 से 3 घंटे का स्पोर्ट्स या दूसरी फायरिंग या इस तरह की आउटडोर ट्रेनिंग। मतलब पुलिस ट्रेनिंग एकदम से हार्डवर्क और डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें आपकी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, एंडोरेंस बढ़ा रहे हैं। वही चीज़ है स्पोर्ट्स पर्सन को सीखनी है। तो ट्रेनिंग दोनों कॉमन है और दोनों लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना सिखाते हैं कि लाइफ के चैलेंजेस से कैसे पार करें। आपका सवाल ये था कि एक और था कि इसमें इंडिजिनस गेम्स, उसका मौका भी हमें मिलेगा। मतलब एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि अगर 36 के ओलंपिक हमें मिलते हैं, जिसकी 99% उम्मीद है, तो एटलीस्ट 3 गेम, कबड्डी, खो खो और योगासना, इन तीनों को तब तक हम ओलंपिक में शामिल कराने में सफल रहे। ये हमारा ये भी एक टारगेट होना चाहिए। और अभी तो रूल्स भी बता दिए गए। योगा की अगर बात करें तो 70 कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी कर लिया और अभी तो पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिल गई, विच इज अ गुड थिंग। चैलेंज बड़ा है, कबड्डी एशियन में आ गई है जी, किंतु ओलंपिक में हमें है जी। खो खो और उसको योगासना दोनों नेशनल गेम्स में आ गए, किंतु उनको एशियन में जाना फिर ओलंपिक में जाना है। तो एटलीस्ट हमारे 3 गेम एक ओलंपिक गेम्स बने तो एक बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी मेरा अभिमान जी, जो वो था, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा साकार अगर किसी ने किया तो स्पोर्ट्स ने किया। जो बेटियां कभी बोझ लगती थी, आज वो बेटियां हमारा सबसे बड़ा अभिमान बन गई हैं। देश के लिए मेडल्स लेकर के आ रही हैं, देश को मतलब स्वर्णिम दिन दिखा रहा है। रेजिलियंस के 2 एग्जाम्पल देता हूँ, जिसमें उसका कुहू का भी एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल में उससे भी बढ़िया है, जो खिलाड़ियों कृपया जरूर सुनो, वो हमारे सुमित अंतिल का जो पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने इस
जेवलिन थ्रो में 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। और दोनों पेरिस और टोक्यो दोनों ओलंपिक में गोल्ड लिया उसने, पैरा ओलंपिक में। सुमित से उसकी कहानी सुनेंगे आप समझिए। कहानी है कि वो कुश्ती खेलता था और फिर एक दिन उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैर को एम्प्यूट करना पड़ा, मतलब एक टांग कट गया। सोचिए कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उसको, एक खिलाड़ी के लिए उसकी तो लाइफ गई। खेल तो दूर, कुश्ती तो दूर, कुश्ती कहाँ से हो पाएगी बिना पैर के कि मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगा। आदमी तो यही सोच रहा है ना। इतने बेचारे अंधेरे में जाके डूब के फिर भी उसने अपना हौसला नहीं खोया और एक दिन पैरा ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक जीता। जब उसने जीता 57 मीटर रिकॉर्ड था। आज उसने 2 बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 73 मीटर से। सो ये रेजिलियंस है, गिर के उठने की क्षमता। तो हमारी कोविड 2021 में उसको कोरोना के बाद टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बाद उसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए एक टूर्नामेंट खेलना पड़ा उबर कप के लिए, और उसमें उसका नी में एशियन टीयर हो गया। तो वो भी ग्रेड 3 निकला। तो डॉक्टर ने बताया सर्जरी हो गई और उसमें कम से कम 1.5 साल घर भागना पड़ेगा, 1.5 से 2 साल। तो उसने इस पीरियड को खाली, उसको भी ट्रॉमा हुआ, शौक लगा के खेल नहीं पाएगी। 13 साल जहाँ की जिस चीज़ को पूरी लाइफ की, फिर भी उसने इस खाली पीरियड में सिविल सर्विसेज की तैयारी की और आज वो IPS बन गई। That's really commendable. बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी ऑब्वियसली जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो उसके पीछे की स्टोरी लोग, मेरे को लगता है उनको पता नहीं होती है या तो, है ना, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो मुश्किलों को अलग तरह से हमेशा देखना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज में बदल देना चाहिए। चैलेंजेस जो है, अगर एक रास्ता हमारा बंद हुआ तो ऐसा नहीं कि सारे बंद हो गए, दूसरे और रास्ते मिलेंगे। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे आपने कहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक रास्ता बंद हो तो उसके लिए 100 और रास्ते हमें खुद ही निकालने पड़ते हैं, खोलने पड़ते हैं। वो कहते हैं बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन, स्पेशली द वाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो आप इस बात को कितना मानते हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही है, किंतु वाइस वर्सा भी सही है। गर्लफ्रेंड भी हो सकती है सर, लेकिन गर्लफ्रेंड बिगाड़ ज़्यादा देती है मुझे लगता है कई बार। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन देयर इज अ वुमन, इसका वाइस वर्सा भी सही है। ये भी सही है। हाँ, औरत के सक्सेस के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। अगर मैं हरियाणा यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, पहले एक टाइम था जब खेलों को सिर्फ खेल के लिए खेला जाता था, लेकिन अभी थोड़ा बदलाव आ गया है। स्पोर्ट्स साइंस की बात होती है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, हाई परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी बात होती है। आपको लगता है कि हरियाणा यूनिवर्सिटी इस दिशा में भी कदम बढ़ा रही है आगे युवा खिलाड़ियों के लिए? देखिए, वो एक टाइम था जब स्पोर्ट्स मात्र एक एंटरटेनमेंट था, जी, है ना, कि मैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए खेलता हूँ या मैं मनोरंजन के लिए खेलता हूँ। फिर टीवी की दुनिया आई तो लोगों ने खेल को देखना शुरू किया, तो उससे स्पोर्ट्स का एक प्रकार से कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया, है ना। तो आज की तारीख में मैं कहूँ तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है जी, और बहुत बड़े प्रोफेशन होने की इसमें संभावना है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2026 की जो ओलंपिक्स होंगे उसकी ओवरऑल इकोनॉमी कम से कम 1 लाख करोड़ की होगी, कम से कम। तो आप सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स अपने आप में फुल फ्लेजेड कैरियर है। पहले हम सोचते थे ना कि या तो कैरियर एज ए स्पोर्ट्समैन है या एज ए कोच है, ऐसा नहीं है। अब आपको दुनिया भर के और कैरियर हैं। आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, इन सब में भी अपने कैरियर बना सकते हैं, अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, किसी प्राइवेट एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं अपनी। तो ये जो नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, अभी 12 डिक्लेयर हो गए, उनमें से 7 खड़े हो गए, ठीक है। और अभी लेटेस्ट डिक्लेयर उत्तराखंड ने की जी, उससे पहले यूपी ने किया था। तो हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्कूल बहुत पुराना है, 51 साल पुराना। तो इनका रोल होगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ बच्चों को जो पढ़ रहे थे, जो खेल रहे थे शुरू से, और फिर अचानक 12वीं के बाद लगता है, हमारी बेटी को हमें लगता था कि भाई इसको आगे पढ़ाएं या खेल में डालें, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऑप्शन क्यों? अगर हमने इसका मतलब पढ़ाई करके तो खेल छोड़ना पड़ेगा? नहीं, हम दोनों साथ साथ चला सकते हैं। तो जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो स्पोर्ट्स में ही अपनी BA, MA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर सकते हैं खेलते खेलते। तो अब वो टाइम आ गया और खेल में ही हम और आगे बढ़ेंगे और खेल से ही हम जो है डेवलप हो सकते हैं। बट एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है वो ये है कि स्पोर्ट्स को उतना सीरियसली आज भी नहीं लिया जाता, एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट। अगर उसकी बात करें पॉपुलैरिटी उसकी ज़्यादा है, फुटबॉल की भी, बाकी स्पोर्ट्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर ये पूरा इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे ना हो रहा था तो
नहीं कर रहे होते इस वक्त यहाँ बैठ के। बट देन स्कूल्स की भी अगर मैं बात करती हूँ, कॉलेजेस की बात करती हूँ, वहाँ पर भी कॉलेजेस में ऑफकोर्स आपको स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाता है, आप अच्छे एथलीट है मिल जाता है, लेकिन स्कूल्स में आज भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं देखा जाता करिकुलम में। देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होना चाहूँगा, नहीं होना चाहूँगा। हाँ, क्लियर करते हैं। कारण ये है कि देखिए आम आदमी हो सकता है आज भी सोचता हो कि मुझे क्रिकेट देखना है, उसके अलावा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़ा सा क्रिकेट देख लिया, नहीं। आप हरियाणा पॉपुलरिटी में आप हरियाणा में जाकर देखिए, मैं जब से आया हूँ 1 साल हो गया अपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में रही हूँ, गाँव में अकेडमीज खुली है, बैडमिंटन की, कुश्ती की, कबड्डी की, बॉक्सिंग की, और बच्चे क्रेजी हैं। हरियाणा में तो जाना ही जाता है, हर घर से एथलीट निकलता है। सारे देश से क्यों नहीं हो सकता? वही चीज़ सारे देश से हो सकती है ना, कि वो सब जगह सीरियस अफेयर हो जाए। पेरेंट्स भी लगेगा, बच्चा भी लगा कि मुझे मेडल लाना ही है, कि नेशनल में जाना ही है, इस साल अगली बार एशियन में जाना ही है। ऐसे भाई जब बड़ा सोचेंगे तो बड़े बनेंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे जरूर। सपने देखना। हाँ, तो सपने देखने पड़ेंगे, और इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एग्री नहीं करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए सीरियस हुआ जा सकता है। अगर इस बार जैसे 6 मेडल है, उनमें से 4 हरियाणा के, 5 में आधे हरियाणा के लोग हैं, तो सारे देश ऐसे हो जाए तो हम लोग तो 2-2.5% पॉपुलेशन में तो हमारे 100 मेडल हो जाएंगे। हम दुनिया में 50 नंबर के पीछे हैं, बिलो 50 पॉपुलेशन में नंबर 1, एक ही चीज़ हम नंबर 1 पॉपुलेशन, और मेडल चीज़ में तो 50 से भी नीचे। तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी अपनी यूनिवर्सिटी राई में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में, मेरे चोपड़ा भी आए थे, कि कैसे हम इंडिया को खेलों में सुपर पावर बनाए, और कैसे 2036 तक हमारे मेडल 7 से 70 तक पहुँचे। लक्ष्य ओलंपिक 2036 7 से 70 तक का समय। यही मैं पूछने जा रही थी। यस, 7 से 70 का यस, समय। उसकी जरूरत है, तब कम से कम हम टॉप 5 में होंगे। देखो चाइना ने जब उनके ओलंपिक हुए सीधा नंबर 1 बना, सीधा वर्ल्ड नंबर 1। हम तो वर्ल्ड के टॉप 5 में बनना चाह रहे हैं, इतना पूरा देश लगेगा तो क्यों नहीं होगा? सीरियस होना पड़ेगा। आपने कहा सीरियस नहीं है, स्कूल, हाँ, मुझे लगता है स्पोर्ट्स को लेकर और सीरियस होना पड़ेगा, यही मेरा कहने का मतलब। तभी है रिजल्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो तो किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ मुकाम हासिल करना है, तो सीरियस हो बिना तो वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो खेल महाकुंभ में क्रीड़ा भारती का इनिशिएटिव है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो ये है कि आनंद के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। सीरियस होने के साथ थोड़ा बहुत अगर हम इंजॉय भी कर ले उस चीज़ को, तो फिर तो हमारा तय है टॉप पे आना, राइट? तो है ही, हाँ खेल का मतलब ही है। जी, खेल खेलने हो गया, इसका मतलब हंसते खेलते हो गया। एंजॉयमेंट तो उसकी फर्स्ट कोरोलरी है। बिल्कुल। और खेल खेल में जब आप किसी मुसीबत को भी पार करते हैं तो वो आसान लगने लगती है ना। तो अगर कोई भी मुश्किलें आपकी राह में आ भी रही है तो वो आपको आसान लगने लगती है। अगर मैं बात करूँ कुछ एक कोलैबोरेशंस की, तो उस तरफ भी जोर दिया जा रहा है, जिससे कि युवा खिलाड़ियों के इस मेंटल स्ट्रेंथ में या फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट आ सके। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपसे हम कोशिश करते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कोशिश कर रहा है कि दिल्ली से कोलैबोरेट करके स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में कुछ आगे बढ़ाना, उसको उसमें उस फील्ड में काम करना। मैं जो पिछला टॉपिक था उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा कि कहाँ गैप्स है, गैप्स कहाँ है। तो देखिए कोई भी हमें अच्छा इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहा है, कोई भी अच्छी संस्था, तो उसमें तीन उसके बेसिक इंग्रेडिएंट है, ठीक है? इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स और टीचर्स। जी। तो यहाँ पे हो गए प्लेयर्स, इंस्टीट्यूट में स्टेडियम्स और कोचेस। तो मैं तीनों के कहाँ काम करना है, कहाँ कमियाँ हैं जिसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो प्लेयर्स है, उनको वहाँ तक लाने के लिए उनको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। खेलो इंडिया बहुत अच्छी स्कीम है, किंतु मैं कहूँगा उससे 12 की एज से लगा, क्योंकि एक बच्चे को ओलंपिक बनने में 8 से 12 साल लगते हैं, तो उसको और जल्दी पकड़ो, ठीक है? जहाँ तक टीचर की बात है, कोचेज की बात है, कोचेज की हमारे यहाँ दोनों तरह से कमी है, क्वालिटी में भी कमी है और क्वांटिटी में भी कमी है। ये आपने अच्छी बात तो हमको इन दोनों पे भी बहुत काम करना होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है देश में, धीरे धीरे बन रहा है, पर अभी भी उस लेवल का नहीं है जहाँ सारा देश को अच्छी सुविधा अवेलेबल है। मैं कहूँगा ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, ब्लॉक लेवल पर बहुत अच्छे स्टेडियम होने चाहिए जहाँ बेसिक सारे खेल हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे स्टेडियम होने चाहिए जहाँ नेशनल लेवल के गेम हो सके, और स्टेट लेवल पर ऐसे स्टेडियम होने चाहिए जहाँ इंटरनेशनल मैचेज हो सके। बहुत अच्छी बात है। कोचेस को लेकर मैं ज़रूर आप दोनों से सवाल करना चाहूँगी। वो ये कि इससे पहले मैं नरेंद्र जी से कुछ पूछूँ, वो ये कि हमेशा पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में, और सेशन में भी दीपा जी के साथ भी बात हो रही थी कि फॉरेन कोचेस को
जो ट्रेनर आपका बचपन से रहता है बड़े होने तक, वो आपको ज़्यादा पहचानता है, ज़्यादा समझता है, तो उन्हीं को और ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। लेकिन मैडम ये ना खेल खेलने की बात है, इवन दे कैन गिव यू मेडल्स, ये भी कहा जाता है फॉरेन ट्रेनर्स। कंक्रीट बात करते हैं। जैसे कबड्डी है, कबड्डी में इंडिया टॉप पे है वर्ल्ड के, तो जो हमारे कोचेज हैं वो भी उस लेवल के हैं, ठीक है ना, तो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। किंतु बैडमिंटन लीजिए, आज से 20 साल पहले हम ऑलमोस्ट कहीं नहीं थे, प्रकाश पादुका को छोड़ के, तो वहाँ साउथ ईस्ट एशिया बहुत अच्छा कर रहा था, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, तो उनका खासकर डबल्स का तो स्टैंडर्ड ही हमसे बहुत आता था। डबल्स में कभी टॉप 50 में भी नहीं आता था। इसका मतलब कोई गैप है, हमारे कोचेज उस लेवल के नहीं हैं। तो जहाँ मुझे गैप लग रहा है वहाँ मुझे कोचेज बाहर से लाने पड़ेंगे। अब हमारे लेवल पर उठ गया, अब जरूरत नहीं रही, है ना। ये जो जिस गेम में हम जैसे स्विमिंग है, हम कहीं भी दुनिया भर के कितने मेडल, अमेरिका में 100 ऑफ मेडल जो स्विमिंग से है, हमारे में उनके मेडल्स लाना कोई बात ही नहीं होती जैसे। बात है, उनको इतना ईजी लगता है। तो सब उस लेवल पे जिन खेलों में हम पीछे हैं, तो वहाँ हमें जो लोग बेस्ट कर रहे हैं वहाँ से जरूर हमें उनकी कोचिंग टेक्निक्स को हायर करना चाहिए। हम खाली इस उसमें बैठे हैं, हम तो बेस्ट है दुनिया में और मेडल में 50 के पीछे हैं, तो फिर नहीं काम चलेगा। तो हमें कहीं कहीं हमारे अपने कोचेज बहुत अच्छे हैं, कहीं हमें बाहर से भी हायर करना है, जो उनके बाहर वाले कोच से दोनों पे हमें करना है। 50 साल तक वर्ल्ड नंबर 1 था, ध्यानचंद जी का टाइम था, किंतु उसके बाद ऐसा हुआ कि हमें 20 साल तक कोई मेडल ही नहीं मिला, 20-25 27 साल तक, 28 साल तक। तो इसका मतलब गैप आ गया ना। और क्योंकि जब से एस्ट्रोटर्फाइल में नए ग्राउंड्स आए तो बॉल की स्पीड बढ़ गई, तो उतना हमारे में स्ट्रेंथ तो स्टेमिना नहीं था, हमें स्कूप की वो नहीं थी ऊँची, स्कूप को रोकने का हमारे अंदर वो नहीं था एक्सपर्टी। तो जब ऑस्ट्रेलिया उसमें आगे कर रहा था तो खैर देर कोचेज ऐसा होता है, फिर हम दोबारा से उसको पकड़ लेते हैं, तो गिव एंड टेक है। तो हमें कोई स्टिक एकदम से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए कि हम फॉरेन कोच ही यूज करेंगे या फॉरेन कोच यूज ही नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें हमें देख के सोच समझ के ही निर्णय लेंगे, बैलेंस बनाना है। साई उन खेलों को चुन रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसमें अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी गेम्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से 8-10 गेम्स को, तो उसी में मेडल की उम्मीद मान के चलते हैं, उसी की फंडिंग कर रहे हैं। भाई जिसमें हम अच्छा नहीं करते उसमें भी तो अच्छा करना है। आई एम सॉरी स्टॉपिंग इन बिटवीन, अगर मैं साई की बात करती हूँ तो आप तो ज़्यादा बेहतर मुझे बता पाएंगे कि अगर इंडिजिनियस गेम्स की स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें तो 2036 ओलंपिक्स में आपने जैसे पहले 3 गेम्स की बात की, उसके अलावा कोई और गेम्स है जिनको देखा जा सकता है 2036 ओलंपिक्स में? वर्ल्ड कप कितना अच्छा है, हाँ एग्जैक्टली, वो भी जुड़ सकता है। तो ये 4 गेम का हम टारगेट रख सकते हैं। हाँ वैसे तो केरला वाले आपके कल ही पढ़े थे आप। वो तो अपने आप में बहुत सारे खेलों को भी जन्म देता है, वो तो अपने आप में बहुत अच्छा है ट्रेनिंग लेना उसका, एज एन इंडिविजुअल भी मुझे लगता है। पर जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि हमें हर गेम पे फोकस करना चाहिए, चाहे जिम्नास्टिक्स हो चाहे स्विमिंग हो, वो तो दुनिया में आउट ऑफ वर्ल्ड पड़े जा रहे हैं मेडल जीत रहे हैं। हम कोचिंग देंगे, हम भी जीतेंगे, तो हमें हर खेल पे फोकस करना